हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीटेट पेपर वन, जो कि कक्षा 1 से 5 तक की टीचर बनने के लिए परीक्षा ली जाती है सीटेट पेपर वन की। ठीक है। और यह सभी प्रश्न जो है आपका 2018 में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है। आपको कक्षा 1 से 5 तक का शिक्षक बनना है तो आपको सीटेट पेपर वन पास करनी होगी। ठीक है। तो सीटेट पेपर वन जो है कक्षा 1 से 5 तक के टीचर के लिए एक परीक्षा ली जाती है। ठीक है। और ये सभी जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन ईवीएस का, ये सही प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो आप निश्चित रूप से आप सीटेट पेपर वन को आराम से पास कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो होती है वो परीक्षा में रिपीटेशन होती है और क्वेश्चन का लेवल सब यही होता है। थोड़ा बहुत क्वेश्चन जो है से इधर उधर घुमा कर पूछ दिया जाता है, लेकिन सारा क्वेश्चन इसी तरह से परीक्षा में आपका पूछा जाता है। ठीक है। तो इसी को देखते हुए हम आपके लिए वर्ष 2011 से लेकर के, ठीक है, वर्ष 2011 से लेकर के अभी तक 2024 तक जितने भी सीटेट पेपर वन की एग्जाम हुआ वो सभी क्वेश्चन हम आपके सामने एक एक करके लाऊंगा। तो आज हम 2018 को लेकर आया हूँ। वर्ष 2018 में जो ईवीएस का प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, सीटेट पेपर वन में, वो सही प्रश्न आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। 11 वर्ष 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, ठीक है, ये सब हम आपको करा चुके हैं। वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम सीटेट पेपर वन जो वर्ष 2018 में जो ईवीएस का प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, वो सही प्रश्न हम आपके सामने लेकर आए हैं ईवीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से ईवीएस का। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनिए। प्रश्न है कि गोलकुंडा किला किसने बनवाया था। ठीक है। तो गोलकुंडा किला जो है ये बनवाया था आपका काकतीय राजवंश। ठीक है, याद रखिए काकतीय राजवंश जो है गोलकुंडा किला बनवाया था। ऑप्शन 2 राइट है, जो काकतीय राजवंश। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ है। प्रश्न कहता है कि 15 ग्राम पर ml घनत्व और 3 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। ठीक है। तो देखिए इसका निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व गुणे आयतन। ठीक है। द्रव्यमान बराबर क्या होता है, घनत्व गुणे आयतन। तो 15 में 3 से आप गुना करेंगे तो कितना होगा, 45। तो 45 ग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। ठीक है। आप जानते हैं अदिश राशि का परिभाषा क्या होता है कि वैसा राशि जिसमें परिमाण होती है, दिशा नहीं होता है। ठीक है, वैसा राशि को क्या कहते हैं, हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान हुआ। ठीक है। तो द्रव्यमान क्या है आपका, अदिश राशि है। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा द्रव्यमान। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती है कहलाती है। तो एक ऐसी वस्तु जिससे कोई प्रकाश किरण कोई प्रकाश का किरण गुजर नहीं सकती है उसको कहते हैं अपारदर्शी। ठीक है। क्या कहते हैं, अपारदर्शी कहते हैं। जैसे हुआ लकड़ी हुआ, ईंट हुआ, ठीक है, ये सब क्या है आपका अपारदर्शी है। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा अपारदर्शी। अगला प्रश्न है दिया हुआ आपके सामने है कि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है। देखिए पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उस वस्तु का भार का 1/6 होता है। ठीक है, याद रखिएगा 1/6 होता है। तो यहाँ पर पृथ्वी पर जो है ना किसी वस्तु का भार यदि 10 kg है तो चंद्रमा पर उस वस्तु का भार कितना कितना होगा, 10/1/6। तो क्या होगा 10 × 6 यानी कितना होगा 60 कितना हो जाएगा आपका किलोग्राम हो जाएगा, 60 kg हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कि एक विलेय का विघटन दर डैश पर निर्भर करता है। तो एक विलेय का विघटन दर जो है आपका सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा सतह क्षेत्र। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति होगी। ठीक है। तो उपयुक्त रणनीति क्या होगा, बच्चों को एक पौधों को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। यह जो है बच्चों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाने में क्या आएगा, सबसे ज़्यादा उपयोगी होगा। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा बच्चों को एक पौधों को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। ऑप्शन 3 राइट आंसर यही इसका हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है कि अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है।
तो यहाँ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 3। इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझ में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे। जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़े, बच्चे ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रॉनिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? तो यह है आपका अन्वेषण दृष्टिकोण। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने कि समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि। तो देखिए, समुदाय में क्या होता है, समुदाय में बच्चे जो होता है, कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। ठीक है, ये तो नहीं होगा। उसके बाद है, यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। सही बात है, समुदाय में बच्चे क्या है, अधिक सीखता है। ठीक है, बच्चे जो है सामाजिक संस्कृति से बहुत अधिक ज़्यादा क्या करता है, अधिगम करता है। तो समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का क्या करता है, अवसर प्रदान करता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य क्या है? तो देखिए, ईवीएस शिक्षण अधिगम को कक्षा से बाहर जोड़ने का तात्पर्य क्या है? तो कक्षा से बाहर जोड़ने का तात्पर्य है इसका पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका यही राइट आंसर होगा, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा, दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? तो शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है या गतिविधियां है? तो चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण, सैंपट का उपयोग, उपयुक्त में से सभी, ये सभी क्या है आपका ईवीएस कक्षा में गतिविधि है। ठीक है, ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा, उपयुक्त में से सभी। चलते हैं अगले प्रश्न के सामने। अगला प्रश्न है दिया हुआ आपके सामने है कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है। यदि यह है तो यह होना चाहिए एकीकृत, समावेशी और विषयगत, उपयुक्त में से सभी। यदि है तो पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है। तो उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एकीकृत, समावेशी और विषयगत। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरा पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है कि सपेरा सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। ऑप्शन 2 यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? ठीक है, तो ऑप्शन ए, यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। ऑप्शन 1 इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है। ये तो आपका 76 नंबर प्रश्न था। अब चलते हैं आपका नेक्स्ट प्रश्न 77 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? तो यह बताता है कि
अवरोध का भार कम करने की ज़रूरत है। ठीक है, अवरोध का भार कम करने की ज़रूरत है। आपका पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना का यही अर्थ है कि अवरोध का भार जो है छोटे बच्चे का जो है भार कम करने की ज़रूरत है। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका यही राइट आंसर होगा, अवरोध का भार कम करने की ज़रूरत है। चलते हैं अब आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है दिया हुआ आपके सामने, प्रश्न है कि ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो ईवीएस की कक्षा में समूह में सीखने का उद्देश्य क्या होता है बताएंगे। तो इसका उद्देश्य है आपके सामने कि सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। ठीक है, यही इसका मुख्य उद्देश्य होता है, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का उद्देश्य। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का यह क्या है उद्देश्य। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि बाला का पूर्ण रूप क्या है। बाला का फुल फॉर्म पूछ रहा है, बाला का पूर्ण रूप पूरा नाम क्या है। तो बाला का पूर्ण रूप होता है अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। ठीक है, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग बाला का पूर्ण रूप है। ठीक है, बाला का पूर्ण रूप क्या है, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वैकल्पिक रूपरेखा का अर्थ क्या है। तो वैकल्पिक रूपरेखा का अर्थ क्या होगा बताएंगे। तो इसका अर्थ होता है कि विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। ठीक है, यही वैकल्पिक रूपरेखा का अर्थ होता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न है कि आप महिलाएं पुरुष की तुलना में कमजोर है, यह एक डैश है। तो यह एक मिथक है। ठीक है, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर नहीं होती, बराबर ही होती है। ठीक है, तो यह क्या है, एक मिथक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दिया हुआ आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। तो भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति जो है उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। तो यह उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में। ऑप्शन 2 राइट आंसर यही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी। तो सतह का क्षेत्रफल और तापमान दोनों में कमी होगा तो वाष्पीकरण की क्रिया जो है ना सबसे धीमी होगा। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा, सतह का क्षेत्रफल और तापमान दोनों में कमी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने कि स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति में समझने की क्षमता है। तो इसका क्षमता होता है चित्रण कौशल। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति में समझने की क्षमता क्या है, चित्रण कौशल है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि किसी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की। तो ये एनसीएफ 1975 का सिफारिश था। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा, एनसीएफ 1975। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है कि भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने की प्रथा है। तो आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। ऑप्शन 4 है राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने कि नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, यह कथन क्या है, सत्य नहीं। ऑप्शन 4 है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें है। ग्रीन हाउस गैसें कौन सी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, ये सभी क्या है आपका ग्रीन हाउस गैस उपयुक्त में से सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं। तो भारत में ठंडे रेगिस्तान जो है मानसून से प्रभावित नहीं होते हैं। ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, यही कारण है कि भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित नहीं होते। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
और यह लास्ट प्रश्न है आपका ईवीएस का। प्रश्न का है कि ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है। तो ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जो इसका जिम्मेदार है आपका ताजमहल के पीले होने का। ऑप्शन एक इसका राइट आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपका जो ईवीएस पर्यावरण अध्ययन जो सीटेट पेपर 1 जो वर्ष 2018 में पूछा गया था सभी समाप्त हुआ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, यह क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर आपको परीक्षा में पास करने से कोई नहीं रोक सकता है। निश्चित रूप से आपको यहाँ से प्रश्न मिलेगा और प्रश्न सब यही इसी तरह का प्रश्न होता है। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।